लल्लन टॉप की यूपी यात्रा वाली टीम अभी लखनऊ में है, कई दिनों से लखनऊ में है। अभी इस वक्त हम लोग चौक इलाके में हैं। जो तस्वीर आपने देखी वो गोल दरवाजे की थी और ये बातचीत शुरू होने से पहले हमें बताया गया कि ये जो इलाका है ये गढ़ है यहाँ का, लखनऊ का। अब हमें इससे ज़्यादा कुछ पता है नहीं, जिनको पता है वो हमारे साथ खड़े हैं। हिमांशु वाजपेयी, किस्सा गो और लल्लन टॉप के पुराने दोस्त, आपने कई बार इन्हें देखा होगा। तो हिमांशु, क्या बता रहे थे आप मुझे, क्या है ये जगह? मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जिस इलाके में आप खड़े हैं, ये आपने जैसा कहा लखनऊ का गढ़, लखनऊ का गढ़ तो ये है ही है। लखनवी कल्चर का गढ़ है ये, लखनवी संस्कृति का दुर्ग है। और मैं ये कहता हूँ कि लखनवी तहजीब का, लखनवी शाम का अगर सारा हुस्न किसी एक जगह पर सिमट आया है तो वो यही जगह है जहाँ हम खड़े हैं। चौक का इलाका है और हमारे साथ रोशन तकी साहब हैं, लखनऊ के जाने माने हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लखनऊ के कल्चर, लखनऊ के हिस्ट्री, लखनऊ के समाज पर काम करते हुए गुजारी है। तो आज मैंने इनसे भी इल्तिजा की कि हमारे साथ रहें और कुछ बताएं। तो बाकी तो सर बताएंगे कि चौक का उनकी नज़र में क्या मकाम, क्या मर्तबा है। अच्छा, हमने जो भी ये वीडियो शुरू किया था तो हमने सोचा था हम ऐसे बनाएंगे कि लखनऊ में नॉन वेज खाने पीने की तो बहुत बातचीत हो चुकी है, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए लखनऊ क्या है और वेज यहाँ पे क्या खाया जा सकता है, तो उस पर हिमांशु हमें बताएं कि यहाँ पे इनने बताया चौक के आसपास 3-4 जगह हैं, वहाँ हम जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ लखनऊ की जो हिस्ट्री है और ये पूरी जो कहानी जो चली आ रही है उसके लिए हमारे साथ सर हैं। क्या कहानी है सर यहाँ की? देखिए, जैसा कि अभी हिमांशु ने बताया, ये लखनऊ की तहज़ीब का गढ़ रहा है और सब कुछ मिट जाने के बाद भी आज भी ये गढ़ है। जैसे वो आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, हाथी लाख लट जाए फिर भी 1.25 लाख का रहता है। तो बस वही कहावत है कि जब भी लखनऊ की बात आती है तो चौक का ज़िक्र ज़रूर आता है, और चौक का ज़िक्र आता है तो फ़ौरन ये ध्यान जाता है कि कब कैसे ये बना, कैसे स्थापित हुआ और तब से लेकर आज तक इसकी ज़िंदगी क्या रही है। तो मैं आपको 2 शब्दों में बता दूं कि जब आसिफ़ुद्दौला के समय में ये चौक बाज़ार बना, उस समय से आज तक ये ज़िंदा है। ये कब की बात है सर? ये 1775 ईस्वी में जब नवाब वज़ीर आसिफ़ुद्दौला लखनऊ आए और अवध की राजधानी लखनऊ को डिक्लेयर किया, तब उन्होंने सबसे पहले यहाँ ये चौक बनवाया। असल में उस समय 2 चौक थे, एक था चौक कदीम और दूसरा था ये चौक। चौक कदीम वो था जहाँ अभी आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे एक मोहल्ला है, पुरानी सब्ज़ी मंडी। पहले वो सब्ज़ी मंडी कभी हुआ करती थी, अब वो मोहल्ला हो गया है। वहाँ से लेकर गामा के पुल तक चौक कदीम कहलाता था और बाद में ये चौक सर्राफा बना, जिसको नवाब वज़ीर आसिफ़ुद्दौला ने इस तरह बनवाया कि धीरे धीरे ये तरक्की करते करते ये स्थिति हो गई थी कि बड़े बड़े इतिहासकारों ने और पेरिस से आने वाली कैनिस मुराद तक ने ये लिखा कि शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सर्राफा बाज़ार यही चौक था, और इसकी पूरी क्रेडिट जाती है नवाब वज़ीर आसिफ़ुद्दौला को। अच्छा, चलिए हम धीरे धीरे हिस्ट्री में भी बात करेंगे और खाने में भी बात करेंगे। हाँ, खाने पीने की बात इसलिए यहाँ मैं इस इलाके में लाया क्योंकि लालजी टंडन जी ये कहा करते थे कि लखनऊ के कबाब तो बड़े मशहूर हुए और शौकीन भी थे वो, जानकार इसी इलाके के, चौक ही उनकी ज़मीन थी और चौक के बड़े जानकार व्यक्ति थे वो ये कहते थे कि लखनऊ में जो चाट, जिसे लखनऊ वाले टिक्की कहते हैं आम तौर पर, आम ज़बान में, लखनऊ की चाट की लखनऊ के कबाबों से कम किस्में नहीं हैं और उसकी शोहरत भी लखनऊ के कबाब से कम नहीं है। तो मुझे लगा कि जब हम लखनऊ में आमतौर पर, जैसे आपने भी कहा कि वेज खाने की बात, तो मुझे लगा कि एक बार चौक में चाट कुछ जगह पर अच्छी मिलती है, वो हम लोग उसका जायका ले सकते हैं। और ये मक्खन मलाई जो आप ये सब देख रहे हैं, उसका भी एक मुस्तनद मकाम है। ये तो मुझे लगता है कि हम यहाँ से चलते हैं, मक्खन खाते हैं, चाट खाते हैं। यहाँ पर एक बहुत मशहूर पूड़ी वाले हैं, कचौड़ी वाले, श्री पूड़ी, वहाँ चल सकते हैं। और तमाम ये वो इलाका है जो नॉनवेज खाने के लिए तो मशहूर है ही है। तमाम पुराने प्रतिष्ठान यहाँ पर हैं नॉनवेज खाने के, लेकिन उसके साथ ही वेज वालों के लिए यानी शाकाहारियों के लिए भी एक से एक बढ़िया चीज़ें यहाँ पर हैं। तो हम शुरू करते हैं और शुरू करेंगे सबसे पहले
मक्खन मलाई से। बस एक चलिए बात मैं जी बता दूं जी कि अभी जेएनयू में जो एमए फाइनल में डिसर्टेशन दिया गया था, तो उसमें लखनऊ कुजीन के नाम से 3 स्टूडेंट्स को अलग अलग एक ही टॉपिक दिया गया था, लखनऊ कुजीन। लेकिन जब वो तीनों लड़कियां मेरे पास आईं तो उन्होंने कहा, सर मेन टॉपिक तो है हमारा लखनऊ कुजीन, लेकिन एक का टॉपिक है इसमें नॉन वेज, दूसरे का टॉपिक है वेज, और तीसरे का टॉपिक है स्वीट्स। तो इसलिए ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। नॉन वेज अलग है, उसकी तो बाज़ार है ही है, यहाँ मशहूर है। वेजिटेरियन का भी अपना है। वेजिटेरियन में ही चाट, जैसा कि अभी हिमांशु ने बताया, देखिए चाट जो है वो ओरिजिनली शब्द जो है कॉइन किया गया वो लखनऊ से हुआ है। अच्छा हाँ, और चाट इसलिए कि जो इसकी फ्लेवर था, जो इसकी वो थी, लोग उसको चाट चाट कर खाते थे। कहाँ ये कहीं डॉक्यूमेंटेड है, कब की बात है, ऐसा कुछ है क्या? ये बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, लेकिन है उसी पीरियड की जब यहाँ के ऊपर नवाबीन का दौर था, और उन्होंने जिस प्रकार से हर चीज़ को तरक्की दी, हर चीज़ को उन्नति दी, हर चीज़ को बढ़ावा दिया, वैसे ही इस चीज़ को भी बढ़ावा दिया कि केवल एक स्थिति ना रहे, दूसरी स्थिति भी हो, और तीसरी स्वीट्स की यानी मिठाई की। तो इसलिए यहाँ की मिठाई भी बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है। चलिए, तो सबसे पहले मक्खन मलाई 100 मीटर की परिधि में आप हमें 3 चीजें खिलाएंगे, मक्खन मलाई, चाट और पूरी। और हम पान भी खिला सकते हैं आपको, ठंडाई पिला सकते हैं आपको, और वेज कबाब, जिसके बारे में बहुत सारे लोग मजाक में ये कहते हैं कि उसकी बहार तो आजकल लखनऊ में नॉनवेज कबाब से भी ज़्यादा है, तो वो सब भी यहाँ है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये 3 चीज़ें अभी हम इसको उनको पोस्ट स्क्रिप्ट में रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो मक्खन मलाई से शुरू करते हैं। मक्खन मलाई का थोड़ा सा वेट कर रहे थे। बस ये आ गए दीपक भाई। अच्छा, ये तो पहले मक्खन पे बात कर लेते हैं बीच चलिए, में। ठीक है, ये दिखा दीजिए पहले क्या चीज होती है। हैं? पहले खिलाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, तो बिल्कुल थोड़ा सा दीजिएगा। हाँ। बिल्कुल जरा सा क्या किस चीज से बनता है ये? दीपक भाई। क्रीम से बनता है ये, सिर्फ दूध और क्रीम, सबसे शुद्ध आइटम है ये। तो क्या आप घर से बना के लाते? ये रात में 2 बजे से घर पे बनता है हमारे खुद के, ठीक है। इसको हम लोग करीब रात में जो है 9 बजे के आसपास आइस लगा देते हैं। आइस लगाने के दूध और क्रीम उबालने के बाद जो मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद जो है इसको बड़े से तसले में, जैसे ये लगा हुआ है, ऐसे ही मेरे पास कम से कम 70 लीटर के भगोने हैं। हाँ, उसी में हमारा दूध और क्रीम एक ही मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद नीचे आइस लगती है। आइस लगने के बाद जो उसको उसी में रख दिया जाता है। फिर वही करीब 1.5 से 1.25 के बीच में आसपास हम लोग उठते हैं। उठने के बाद इसको हम लोग मथानी से मथते हैं। मथने के बाद इसमें झाग उठता है। झाग होता है वो वाइट झाग, मतलब केसर इसमें हम लोग बाद में डालते हैं, तो वो झाग उठेगा। झाग को हम लोग पहले हल्का झाग उठेगा, उसको फिर से दबाते हैं। दबाने के बाद फिर उसको मथते हैं। करीब कम से एक घान का 1 घंटे का घान होता है। फिर उसको जो है जितना मोटा कर देते हैं, उसके बाद हम लोग उसको निकाल देते हैं निचोड़ने के लिए, कि उसका दूध थोड़ा निचुड़ जाता है। दूध निचोड़ने के बाद कम से कम उसकी एक तसले के मथने में हमको कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं। 2 से 3 घंटे मथने के बाद जो इसमें हम इलायची, केसर, पिस्ता, ये सब बादाम वगैरह पिसा हुआ, ये सब डालते हैं इसमें। इसको डालने के बाद इसको फेंट फाट के बढ़िया बेहतरीन अपना केसर वेसर डेकोरेट करके अपना ला के यहाँ पे हम बेचते हैं। सुबह वही करीब 4 बजे से लेकर रात में यहाँ 12 बजे तक मक्खन मिलता है। लेकिन इसकी शुद्ध टाइमिंग जो है मक्खन खाने की, वो मॉर्निंग की है। अच्छा, जैसे अलग अलग रागों का एक समय होता है, वैसे ही अलग अलग खाने का भी। मक्खन की मेन टाइमिंग जो है सुबह जो है 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मेन टाइमिंग है इसकी मक्खन खाने की। हम तो गलत टाइम पे आए। ये तो टूरिस्ट सिस्टम है, लेकिन अब तो ये मंडी हो गई है पूरी। अब तो आप 24 घंटे यहाँ मक्खन एनी टाइम कभी भी मांगेंगे तब भी मिलेगा यहाँ। चलिए, तो मक्खन खा लिया जाए। हाँ हिमांशु, बताइए। तो इसके बारे में कुछ बातें ज़रूरी हैं बताना। देखिए, लखनऊ में ये बहुत पुरानी चीज़ है और बहुत इसकी शोहरत है। अब इसकी कुछ रिवायत हम आपको बताते हैं। एक तो ये, इसका एक नाम, जो इसका शायराना नाम, जो लखनवी लताफत से इसको नाम मिला, वो मिला लबे माशूक। क्योंकि इतना नाजुक होता है कि जैसे महबूब के लब, यानी आप मुंह में रखिए और घुल जाएगा। एक बात तो ये है रिवायत की, वो तो है ही, वो तो आम नाम है। एक बात ये भी है कि इसको पुराने लोग ये कहते थे कि मक्खन आप मुंह में रखिए और वो घुल जाए, यानी वो दांत के नीचे नहीं आना चाहिए, वरना उसकी बड़ी तौहीन है। वो इतना नाजुक है कि आपने उसकी नज़ाकत की तौहीन की अगर आपके दांत के नीचे वो आया। तीसरी चीज़ ये है कि जैसा भाई बता रहे थे, असल में ये जो मक्खन है ना, ये बिल्कुल सुबह सुबह की चीज़ थी। यानी जब सूरज अपने शबाब पर नहीं आया और एक बार सूरज पूरी तरह से उरूज पे आ गया, तो मक्खन फिर नहीं खाया जाता था। यानी मक्खन सुबह, और सुबह में भी जब सूरज
खिल रहा है, यानी आ रहा है, उग रहा है, तब का है। तो सूरज के उगने के बाद मक्खन ढल जाता था। तो अब क्या हो गया है, अब ये पूरा, अभी देखिए शाम हो रही है लेकिन मक्खन बिक रहा है। ये पहले बुरी चीज़ मानी जाती थी। और हमें तो ये भी याद है कि अगर गर्मी, यानी जब जाड़ा शुरू नहीं हुआ है और गर्मी, और कोई जल्दी मक्खन वाला अगर साइकिल पर लेकर निकल पड़ा तो पुराने लोग उससे कहते थे भाई अभी मत लाओ, आराम से लाओ। यानी जब जाड़ा हो, जब इसका समय आए, यानी बर वक्त होने को बड़ी अजमत हासिल थी पुराने माशरे में। तो पुराने लोग कह दिया करते थे कि भाई ये कुल्फ़ी का वक्त है, अभी कुल्फ़ी लगाओ, और जब मक्खन का वक्त आए तब लगाओ। तो अभी क्या है कि यही चीज़ मलइयो नाम से बनारस में मिलती है। हालांकि बहुत दिन हो गए हमने वहाँ बनारस का तो नहीं खाया। एक ज़माने में लखनऊ के मक्खन को बड़ी शोहरत थी, लेकिन अब हमें लगता है, जैसा कि हमें हमारे दोस्तों ने, बनारस वालों ने बताया, हमें लगता है कि वहाँ शायद उतना कमर्शियल ना हुआ हो, तो वहाँ अभी भी उसका वो जायका, पुराना जायका बाकी हो, जो हम यहाँ के लिए भी सुनते थे और वहाँ के लिए भी, कि ये मक्खन पुराने वक्तों में नाव में मक्खन वाले जाते थे और नदी में जा कर के, और वहाँ जो ओस गिरती थी उससे ये तय, ये हमने यहाँ तो हमने ये नहीं देखा, लेकिन सुनने में ही आता है, पुराने लोगों से होता था। बनारस में हमें लगता है कि चूँकि उतना कमर्शियल ना हुआ हो, तो मेरा ख्याल ये है, मेरा तसव्वुर ये है कि बनारस का मक्खन अब बेहतर होता होगा। दिल्ली में इसका एक और वर्जन, वेरिएंट मिलता है, दौलत की चाट, लेकिन वो इस मक्खन के मुकाबले कुछ नहीं है। जबकि ये मक्खन भी हम ये कह रहे हैं, ये लखनऊ का मक्खन वो मक्खन नहीं है जिसका हम तसव्वुर सुनते थे, लेकिन इसके बावजूद दौलत की चाट से 1000 गुना बेहतर है ये। और आखिरी बात मक्खन की, कि ये उन चीज़ों में से है जो इस इलाके का, यानी पुराने इलाके का खासा है। यानी ये जो, जिसे हम नया लखनऊ कहते हैं, वहाँ ये चीज़ नहीं दस्तयाब है। तो अगर आपको मक्खन लेना है तो आपको पुराने लखनऊ में और चौक में ही आना पड़ेगा। तो ये एक बुरी चीज़ हमें ये लगती है, यहाँ पर एक साहब पिछले साल लगाए हुए थे जिन्होंने लिख के रखा था कि दौलत की चाट। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक तो भाई जो लोकल नाम है उसकी अहमियत को समझना चाहिए, दूसरा वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो आपने चूँकि दौलत की चाट का एक नाम सुना और आपने अपनी चीज़ को, अपनी अजमत को ना जानते हो, उसे किनारे करके आपने दौलत की चाट ले लिया, तो ये चीज़ें भी होती हैं। लेकिन आप इसको ट्राई करें और बताएं। बिल्कुल, चलिए अब आए तो मक्खन जरूर खाएं। क्या बोल रहे हैं? चौक आए तो मक्खन जरूर खाएं। बिल्कुल आ गए हैं, अब खिलाइए, और सही वक्त पे नहीं आए इसके लिए माफ़ी, लेकिन अब खिला ही दीजिए। पीढ़ी लग रही है हमारी दुकान, हाँ, ये तीसरी पीढ़ी लग रही है। जी हाँ, मेरे बाबा ने बेचा है, चाचा ने बेचा, मैं बेच रहा हूँ यहाँ। रोशन सर, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि 3 चीज़ें खा रहे हैं, लिस्टिकल का ज़माना है, तो 3 बड़ी इवेंट्स जिनने लखनऊ को शेप किया, या जो 3 की इवेंट्स जिन्हें कह सकते हैं, तो कहाँ से शुरुआत होती है इस नाम की जिसे हम लखनऊ कहते हैं? जैसे लखनऊ की रेवड़ी और लखनऊ का ये, अच्छा, मतलब लखनऊ की रेवड़ी भी है जी। जो हमारा एक मिनट, फेमस हम है। सर इतिहासकार हैं, थोड़ा सा हम इनसे, हाँ हाँ, क्या प्रश्न था आपका, भूल गया। मेरा था कि 3 बड़ी इवेंट्स जिनने लखनऊ को शेप किया। हाँ, तो पहली है, देखिए, पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो बहुत से लेखकों ने भी लिखा है, इतिहासकारों ने भी, कि यहाँ की जो तहजीब थी, जो कल्चर था, वो इतना मिला जुला और खान पान एक जैसा था। उस चीज़ ने यहाँ की तहजीब को और लखनऊ को आज तक बचा के रखा। दूसरी बात ये थी, जो अभी हिमांशु ने बताई, कि जो क्लासिकल नाम थे, जिसकी पहचान अलग थी बिल्कुल, उसको अगर बदल देंगे तो उसकी जो ओरिजिनलिटी है, या जो उसकी पहचान है, या जो उससे जो प्यार मोहब्बत है, वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे मक्खन की बात इन्होंने बताई कि उसका एक समय है। अगर आप अभी थोड़ा सा शुरू हुआ है, लेकिन अगर आप सितंबर में या उससे पहले अगस्त में आ जाएं तो मना कर देते थे बुज़ुर्ग लोग कि भैया अभी तो कुल्फ़ी का वक्त है, कुल्फ़ी का समय है। मक्खन जो है शाम को या बाद में लेके आना, नवंबर दिसंबर के बाद। जब ये जुमला होता था कि जब गुलाबी जाड़ा शुरू हो तब तो मज़ा है लबे माशूक़ का, नहीं तो क्या रखा है इस दुनिया में। तो ले आइए लबे माशूक़, अब हम ट्राई कर लेते हैं। 3 चम्मच लगा दीजिए। ये हमें लखनऊ जो ये नवाबों का शहर है, हाँ, ये लखनऊ के नवाब वाजिद अली बादशाह थे। हाँ वो सर, आपका परिचय? हमारा ये अवधेश कुमार। अच्छा, ये हम थोड़ा चौक आए हैं, किसी गांव में पुराने लखनऊ कभी कभी आ जाते हैं, तो यहाँ ये देखने आए, तो जब ये आप दिख गए तो हमने कहा हम भी हो लेते हैं। अच्छा, तो इसमें जैसे वाजिद अली बादशाह, उनको कोई जूता पहनाने वाला नहीं मिला, अच्छा, तो उनकी मतलब हत्या कर दी गई थी।
मार दिए गए थे। क्या बता रहे हैं ये? नहीं नहीं, ये असल में इस देखिए दो पहलू हैं। एक तो वो है जो कि पॉपुलर हो गया, लेकिन वो फैक्चुअली गलत है, क्योंकि वाजिद अली शाह के बारे में कहानी ये बहुत मशहूर है कि जूता पहने, लेकिन असल बात ये है, सर बताएंगे कि वाजिद अली शाह एक हुजूम में यहाँ से ले जाए गए थे कलकत्ता के लिए, तो एक पूरा सैलाब था उनके साथ। बल्कि ये लिखने वालों ने तो यहाँ तक लिखा कि लखनऊ के जो आम लोग थे वो उनको कहाँ तक पहुँचाने गए थे, लखनऊ के बाहर तक, और कितने लोकगीत लिखे गए। तो लेकिन ये पॉपुलर चीज़ें हैं जो बहुत देर में, और इसकी एक वजह ये भी थी कि अंग्रेज़ों ने एक प्रोपेगेंडा किया वाजिद अली शाह के ख़िलाफ़ कि भाई वो खुश नहीं थे, रियाया उनसे खुश नहीं थी, आवाम उनसे खुश नहीं थे, और वो बड़े ख़राब बादशाह थे। तो इसको डिस्कार्ड करने के लिए लखनऊ में तमाम चीज़ें, जैसे कि हमने बताया कि लोगों ने बाकायदा इस पर काम किया है कि जो लोकगीत सिर्फ वाजिद अली शाह के निर्वासन को लेकर लिखे गए, जो गाए जाते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, उनका संग्रह भी किया गया। दूसरी बात, जोश मलिहाबादी ने अपनी आत्मकथा में ये लिखा कि उन्होंने अपने बचपन में, यानी जोश की पैदाइश थी 1894 की, और उन्होंने लिखा कि अपने बचपन में, यानी 10 साल की उम्र में, तो 1904 के आसपास उन्होंने उन बड़ी बूढ़ियों को देखा है कि जो रो रो कर वाजिद अली शाह को याद करती थी सावन के महीने में, परकाना सुहाए, ओ मोरे कलकत्ते वाले जुया, अल्लाह तुम्हें लाए, अल्लाह तुम्हें ये लाए। सवाल पूछते हैं कि क्या दुनिया में कोई और बादशाह है जिसके गद्दी से हटने के 50 साल बाद, आधी सदी बाद तक उसे याद किया जाता रहा हो और रोया जाता रहा हो। और आखिरी बात, हम जब पीएचडी कर रहे थे अवध अखबार पर, 1928 का अखबार, उसमें लखनऊ में पढ़ने वाले डाकों का जिक्र था। तो पूरी खबर तो डाकों पे थी कि यहाँ डाका पड़ा, वहाँ डाका पड़ा, वहाँ डाका पड़ा, पूरी डिटेल। और आखिरी में एक लाइन लिखी हुई थी कि और यही ब्रिटिश हुकूमत है जिसने वाजिद अली शाह पर जब आरोप लगाए उन्हें गद्दी से हटाने के लिए, तो एक आरोप ये भी था कि उनके राज में डाके बहुत पड़ रहे थे जिसे वो काबू नहीं कर पा रहे थे। यानी अवध अखबार को 1928 में भी ये बात याद थी, यानी 75 साल हो गए थे कि वाजिद अली शाह को एक गलत आरोप में हटाया गया, और अब जब इनके राज में डाके पड़ रहे हैं तो इनसे कौन पूछने वाला है। तो ये पॉपुलर हिस्ट्री तो वो है, लेकिन अभी आप ये ट्राई करें। हाँ, जी। मतलब ये थोड़ी अलग, अब ये मुलायम चीज़ खाते हैं। आप भी लीजिए। आप लें दांत बचा के। नहीं तो दांत से क्या नहीं करना है? नहीं, दो चीज़ें ये ये चीज़, आपने बताया मुझे, ये बात जी 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 देखिए, ये इतना मुलायम, जैसे आपने बताया, पूछा आपने कि लबे माशूक जैसा, उससे भी ज़्यादा मुलायम। मैं आपको एक अभी 2-4 साल पहले का एक वाक़या सुनाता हूँ। मेरठ से कुछ लोग आए हुए थे और उन्होंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हमने बड़ा सुना है लबे माशूक, ज़रा हम भी तो उसको प्यार करें, हम भी तो उनका बोसा लें। हमने कहा आइए ज़रूर। तो हम उनको यहाँ लेकर आए और उनको ऐसे ही जैसे आप खड़े में हैं हमने उनको पेश किया। इसने कहा लीजिए हुजूर, और उन्होंने मुंह में रखा और पूरा दांत मारा। तो कहले अरे मेरा तो दांत ही टूट गया। मैंने कहा देखिए, लबे माशूक पर दांत नहीं मारा जाता है, सिर्फ लबों से ही काम लिया जाता है। इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। एक बात ये भी है कि दो चीज़ें हैं लखनऊ में। पुराने लोग आम के बारे में ये कहते थे कि आम में दांत नहीं लगना चाहिए, आम की तौहीन है। और दूसरा ये नमक्खन के बारे में। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ये दांत वाली बात आई क्यों? देखिए, महबूब के लबों का बोसा जिन्होंने लिया है वो जानते हैं कि बोसे के वक्त अगर दांत आड़े आए तो क्या मज़ा किरकिरा होता है। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ इंशा का। इंशाअल्लाह खां इंशा, लखनऊ के शायर, और वो लखनवी नज़ाकत जो है उसका कैसा बयान इंशा करते हैं कि नज़ाकत उस गुले राना की, देखियो इंशा, गुले राना उस सुंदर फूल की, महबूब के लिए कह रहे हैं। नज़ाकत उस गुले राना की देखियो इंशा, नसीमे सुबह जो छू जाए, सुबह की जो ताज़ा हवा होती है वो अगर छू जाए। नज़ाकत उस गुले राना की देखियो इंशा, नसीमे सुबह जो छू जाए, बदन हो मैला। वो इतना नाजुक है महबूब हमारा कि अगर उसे सुबह की ताज़ा हवा भी अगर छू जाए तो उसका बदन मैला हो जाता है। तो ये लबे माशूक और एक बार और खाएंगे जी, प्रिकॉशंस के साथ जो हमें बताए गए, लेकिन वाकई में ये बहुत मुलायम है।
अब इसमें पिस्ता है वो तो दांत में आ ही रहा है, लेकिन जो बाकी माल था वो चला गया सीधे। सही। चलिए अब हम अगली जगह चलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगली जगह क्या होगी? अगली जगह होगी हम चाट खाएंगे। चाट खाएंगे, चलिए चाट खाने चलते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ चाट की दुकान पे। हिमांशु, ये कौन सी जगह है? ये प्रेम मिष्ठान है चौक चौराहे पर, और ये तो एक जगह है, चूँकि हमें एक जगह आना था तो हम एक जगह आए, वरना इस इलाके में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर चाट बहुत अच्छी मिलती है। और मेरा ये कहना है, मैं इतने यकीन से कम ही बातें कहता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि चाट के मामले में लखनऊ में हिंदुस्तान की बेस्ट चाट मिलती हैं। ये हमें पता है कि चाट के मामले में लखनऊ का, जैसे कि हमें पता है कि बीकानेर में या जयपुर में जलेबी बहुत उम्दा मिलती है, तो वो बात में चाट के लिए मैं कहता हूँ कि लखनऊ का कोई मुकाबला नहीं है। तो बिल्कुल ये तो है। और मैं, चूँकि मुझे एक कथा याद आ रहा था, यहाँ आफ्ताब लखनवी एक शायर थे, मज़ाहिया सर तो जानते हैं, चूँकि चुनाव का मौसम भी आ रहा है, मुझे खाने वाने की बात हो रही थी, मुझे याद आया कि वो कहते हैं कते में अपने, पहले ये बता दी कथा क्या होता है? पता सॉरी। नहीं, एक चार मिसरों का एक आज़ाद, एक, हाँ जिसको आप, हाँ चौपाई। नहीं मुक्तक कह सकते हैं या बंद कह सकते हैं, हाँ ना। तो एक कथा मतलब टुकड़ा, अगर आप लिटरल मीनिंग में लें तो वो यूँ है कि तरह तरह की ग़िज़ा मिलती है इलेक्शन में, कहीं पुलाव कहीं पूरियाँ भी होती हैं, वो किसको वोट दे जो दोनों तरफ से खाए हो, नमक हलाल की मजबूरियाँ भी होती हैं। तो जिसने दोनों से ले लिया, जिसने दोनों का खा लिया, उसके सामने ये दुविधा है कि किसको वोट दे वो। तो ये मुझे याद आया। लेकिन जो बात इम्पॉर्टेंट है, लखनऊ की हिस्ट्री पर, लखनऊ के कल्चर पर एक बहुत मुस्तनद किताब है अब्दुल हलीम शरर। जब भी लखनऊ का कल्चर की बात आती है, उसका हवाला सब देते हैं। शरर ने जब खाने का बयान किया है तो इतने सारे वेज खाने का बयान किया है उसमें, और वो उसी दौर की किताब है, उसमें पूरा खाका शरर नवाबी दौर का ही कब की बात है? खींच रहे हैं। तो शरर एक मैगजीन निकालते थे दिलगुदाज, जिसमें ये सिलसिलेवार यानी धारावाहिक तौर पर उनके मजमून छपते थे, और वो फिर बाद में कंपाइल करके गुज़िश्ता लखनऊ नाम से किताब बनी। 1887 के आसपास से शुरुआत हुई, लेकिन शरर ने एक तरीके से हिस्ट्री लिखी नवाबी दौर की। तो उसमें इतने सारे खाने हैं, रोशन सर तो बताएंगे, कि आप समझिए उसमें अरहर की दाल के लिए नवाबों की इतनी लाइकिंग थी कि वो अरहर की दाल को दाल सुल्तानी कहा ही जाने लगा। और अभी भी जो हाई फाई रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल हैं, उसमें अरहर की दाल की जगह वो दाल सुल्तानी लिखते हैं या सुल्तानी दाल लिखते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि सुल्तानी दाल इसलिए है क्योंकि ये सुल्तान आलम वाजिद अली शाह को बहुत पसंद थी। एक बात। दूसरी बात, उसी अब्दुल हलीम शरर की किताब में ये भी जिक्र मिलता है कि एक यहाँ बावर्ची था जो कि सालिम करेले पकाने के लिए बड़ा मशहूर था, और जिसकी ड्यूटी सिर्फ करेले पकाना थी, और जो ऐसे करेले पकाता था कि वो लगता था कि बिल्कुल पके हुए हैं ही नहीं, वो कच्चे रखे हुए हैं और साबुत, लेकिन जब खाया जाता था तो क्या जायका होता था। उसी किताब में आसिफुद्दौला के ज़माने में एक बावर्ची का जिक्र है जो सिर्फ उड़द की दाल पकाता था। उसने कहा था कि मैं उड़द की दाल पूरे 1 साल पका सकता हूँ, और उसका टेस्ट, उसका मज़ा पहली वाली से अलग होगा। और उसका एक और किस्सा है कि जब वो आया है वाजिद अली शाह आसिफुद्दौला के यहाँ नौकरी मांगने, तो उसने कहा कि भाई मैं सिर्फ उड़द की दाल पकाता हूँ। सबने कहा ये कैसा बावर्ची यार, एक ही चीज़। लखनऊ में उस ज़माने में ये भी था कि जितनी किस्में बना दो और जितनी चीज़ें। उसने कहा नहीं मैं भैया, मैं अपने काम का पक्का हूँ, उड़द की दाल बनाता हूँ। तो खैर आसिफुद्दौला तो बड़े फराख दिल थे, उनकी दरिया दिली मशहूर थी, उन्होंने रख लिया नौकरी पे। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, 2 शर्तें और हैं, जब वो मानेंगे तब मैं नौकरी करूँगा आपके यहाँ। उन्होंने कहा एक तो ये कि जब आपको उड़द की दाल खानी हो तो कम से कम कुछ दिन पहले मुझे बता, मैं तैयारी कर लूँ ताकि। और उसने शर्त रखी? हाँ, उसने शर्त रखी नवाब के सामने। और दूसरी शर्त ये कि जब मैं आपको बुलाऊं आप फ़ौरन आ जाएं, क्योंकि जायके में फ़र्क आ जाएगा, आप देर मत करें। तो एक दिन नवाब साहब की ये इच्छा हुई, ये ख्वाहिश हुई कि वो उड़द की दाल खाएं, तो उसको कह दिया गया पहले से। उसने अपनी तैयारी की, उड़द की दाल पकाई, और उसने बुलाया बावर्ची ने। अब आसिफुद्दौला तो आसिफुद्दौला थे, नहीं गए। उसने दोबारा बुलवाया, नवाब साहब नहीं गए। जब तीसरी बार बुलवाने पर भी नवाब साहब नहीं गए, ये शरर लिख रहे हैं एक एक चीज़ वर्बेटिम, हम नहीं कुछ अपनी तरफ से कह रहे हैं। जब तीसरी बार बुलाने पर भी वो नवाब साहब नहीं गए, तो बावर्ची वो इतना खुददार था कि उसने वो पूरी पकी हुई दाल एक ठूठ सूखे पेड़ की जड़ में पलट दी,
और इस्तीफा लिख के वहाँ से चला गया और पलट के कभी लखनऊ नहीं आया। रिजाइन कर दिया? रिजाइन कर दिया। उसने कहा ये क्या बात है, उसने कहा मेरी कला की कोई इज्जत ही नहीं है, मैंने इतने एहतमाम से दाल बनाई है, आ ही नहीं रहे। हम लोगों की तो इतनी स्टोरियां छपती नहीं है कुछ। और जब उनको पता चला आसफुद्दौला को, तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, उन्होंने ढूंढवाया उसे लेकिन वो नहीं मिला। और बाद में ये पता चला कि जिस सूखे पेड़ में उसने वो दाल पलट दी थी और वो चला गया था, वो सूखा पेड़ हरा होने लगा था, उसमें से कोपलें फूटने लगी थी। तो ये किस्सा शरर ने बयान किया है। एक और किस्सा बयान किया है शरर ने ही कि आसमान क़द्र एक दिल्ली का शहज़ादा था, वो जब आया है तो वाजिद अली शाह ने उसके लिए एक दावत का एहतमाम किया जिसमें एक मुरब्बा उसे खिलाया तो वो नमकीन निकल गया। तो उसने बदले लेने के लिए उसका एक शेख हुसैन अली बावर्ची था, उसको लगाया, लखनऊ में बड़ा कुशल बावर्ची था। उसने क्या किया, उसने वाजिद अली शाह के लिए जो खाना पकाया, तरह तरह के व्यंजन, उसमें वेज भी नॉन वेज भी, यानी सब्जियां, अचार, पापड़, चावल, दाल, सब। और वो सब का सब मीठा, यानी वाजिद अली शाह खाते थे तो वो मीठा निकलता था और वो धोखे पे धोखा खाते चले जाते थे। तो गुजरात में भी ऐसे ही होता है। हाँ, वो तो वही तो बात ये हुई कि वेज खाने का क्या जोर था लखनऊ में। और यही नहीं, मतलब पुलावों का जिक्र और पूड़ियों का जिक्र, और तो भर भर के शरर ने जिक्र किया है वेज खाने का। लेकिन अब है क्या कि चूँकि हम हमेशा ये बात कहते हैं ब्रांड लखनऊ बना ना, तो उसमें कुछ ख़ास चीज़ों को ही शमूलियत एंट्री मिल सकी, बाकी चीज़ें हो गई बाहर। तो वेज खाने पर उतनी बात होती नहीं है जितनी। हाँ, जैसे नवाब और ये सब हम सुनते हैं तो एकदम वो नवाबों का खाना तो वही याद आता है कि जबकि एक्चुअली पॉपुलर हिस्ट्री हो गई। जो अभी बात हो रही थी ना, जो वो सज्जन कह रहे थे कि वाजिद शाह को जूते नहीं मिले, वो चले गए। तो पॉपुलर हिस्ट्री अलग है और वो हिस्ट्री है जिसको बहुत प्रचलित किया अंग्रेज़ों ने। लेकिन जो वास्तविकता है, जो असलियत है, जो हिमांशु बता रहे हैं, जो हम आपको बताएंगे, मैं मिसाल बताता हूँ आपको। इन्होंने अरहर की दाल का जिक्र किया और उड़द की दाल का जिक्र किया। अरहर की दाल के लिए ये था कि अरहर की दाल में सीधी सीधी दाल नहीं, तड़के से पहले, उसमें बघार से पहले उसमें लौकी डालना ज़रूरी है। इसलिए कि दाल सुल्तानी है, वो उसमें मसाले हैं और वो ड्राई होती है, इसलिए उसमें लौकी, इसलिए कि वो जाके आपको अंदर नुकसान न करे। और ये होता था कि किस दिन, हफ्ते में कौन से दिन ऐसे हैं जिस दिन उसमें लौकी डाली जाएगी और कौन सा दिन ऐसा है इसमें लौकी नहीं पड़ेगी। तो इतनी वैरायटी, इतनी रिसर्च और इतनी कामयाबी केवल इसीलिए थी कि सब तरह के बावर्चियों को, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो या चाट वाले हों, उनको संरक्षण जो है और प्रोत्साहन पूरा नवाबीन का था, फंड किया जाता था। है? और इसमें इतनी ख़ास बात है कि एक बावर्ची ही थे जिनका नाम था मिर्ज़ा हसन खां, और वो इतनी उनकी शोहरत हुई, वो बावर्ची खाने के इंचार्ज थे और इतने मशहूर हुए कि उनको आसिफुद्दौला ने सरफराजुद्दौला का खिताब दिया। और वो यहाँ पर उनका इमामबाड़ा भी आप बताइए, क्योंकि ये इसी इलाके में है और ये बताना ज़रूरी है कि इस इलाके की शोहरत एक तो आसिफुद्दौला की वजह से हुई, दूसरा वो जो एक बावर्ची था मिर्ज़ा हसन खां, हसनू, जिसे बाद में सरफराजुद्दौला का खिताब दिया, वो इतना बड़ा आदमी था लखनऊ की हिस्ट्री में कि उसने यहाँ अपना एक इमामबाड़ा बनवाया, एक मस्जिद थी यहाँ। तो जब 1857 हो गया, जब इनकलाब हुआ, जब क्रांति, जब पहली लड़ाई लड़ी गई, तो अंग्रेज़ों ने जो दमन किया लखनऊ का, क्रांतिकारियों का, तो उसमें इस पूरे इलाके को तबाह किया। क्योंकि ये जैसा हमने कहा कि लखनवी कल्चर का गढ़ था, इसलिए इसको बिल्कुल तबाह करना उनको लगा कि पहले इसी को तबाह किया जाए। तो उन्होंने वो इमामबाड़ा निस्तो नाबूद करा दिया। और सर ने ही हमको बताया था कि एक सड़क निकाल दी, जो ये सड़क है, और एक कंपनी बाग कायम कर दिया। तो सर से ये इसके बारे में सर ज़्यादा डिटेल में बता सकते हैं। बताइए सर। तो सरफराजुद्दौला जो थे वो किचन इंचार्ज थे और उनके डिप्टी भी थे नवाब वज़ीर आसिफुद्दौला के। तो जब वो लखनऊ आए तो उसी समय जब आसिफुद्दौला ने अपना इमामबाड़ा बनवाया, तो उस समय चलता है दौर कि जो सुल्तान बनवा रहे हैं, जो राजा बनवा रहे हैं, वो हम भी बनवाएं। तो नवाब वज़ीर सरफराजुद्दौला जो उनके थे आसिफुद्दौला के, उन्होंने यहाँ पर, जहाँ आपकी जो विक्टोरिया पार्क है, बिल्कुल आप पीछे देखेंगे, यहाँ के ऊपर एक इमामबाड़ा बहुत बड़ा सा बनवाया। और वो इमामबाड़ा बहुत ही खूबसूरत, और चूँकि उसका लेवल अलग था, इस रोड का लेवल उस रोड का लेवल अलग अलग है, तो उसका जो गेट था, दरवाज़ा था, वो लगभग 40 फीट ऊंचा था।
तो इसलिए वो उसको बुलंद दरवाजे के नाम से लोग पुकारते थे। अभी कुछ एक 20 बरस पहले जब ये एलडीए की स्कीम यहाँ आई है तो एक ठेकेदार को यहाँ के ऊपर फ्लैट्स बनाने के लिए ठेका दिया गया। तो जब उसने वहाँ पर खुदाई करवाई और बेसमेंट में गया तो उसको पता लगा अरे यहाँ तो ओरिजिनल वो सब चीज़ मौजूद है जो ओरिजिनल बिल्डिंग की थी। अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ बुलडोज कर दिया, सब गिरा दिया और लेवल कर दिया, लेकिन जो बेसमेंट था वो तो वैसे ही रहा। अब उस 100 साल के बाद, 150 साल के बाद जब उसका नंबर आया और खोदा गया तो लोगों को पता लगा कि अरे यहाँ तो सब ओरिजिनल अभी मौजूद है। तो इसलिए चौक का नाम इसलिए भी बहुत अधिक है कि 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने जो इतना दमन किया, इतना बर्बाद किया, यानी आपको ऐतिहासिक शब्दों में बताऊं कि लगभग 3/4 शहर अंग्रेज़ों ने खुदवा दिया था। ये कि किसी प्रकार का कोई ऐसा डर अंदेशा न रहे कि क्रांतिकारी किसी महल से बाहर आ जाएं। इसलिए जो भी महल रास्ते में पड़े, बहाना ये किया कि हमको रोड चौड़ी करना है, सड़कें चौड़ी करना है, और सारे बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े महल, इमामबाड़े सब तोड़ दिए गए। कई मस्जिदें और कई मंदिर भी उसमें आए, वो तोड़ दिए गए और उन्होंने अपना रास्ता बना लिया। लेकिन फिर वही बात आती है चौक के ऊपर जब हम आते हैं कि चौक उस समय भी ज़िंदा था, शक्ल, रंग, रूप, मोरालिटी अलग थी, लेकिन चौक आज भी ज़िंदा है। शक्ल, रंग, रूप, मोरालिटी बदल गई है, लोग बदल गई है, लेकिन ज़िंदगी का उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज भी हम लोग उस पर यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। क्या बात है। तो एक जब हम शायर हुआ करते थे, अब तो नहीं है बहुत सालों से, लेकिन जब हुआ करते थे तो एक कथा हमने भी लिखा था कि लखनऊ जो समझना है ज़रा पास आइए, इस काम के लिए बतौर ख़ास आइए, गोमती नगर में लखनऊ मिलता नहीं हुजूर, अमीनाबाद चौक या नखास आइए। तो वो जो ये इलाका है, ये असल में ये इलाका एक तसव्वुर से, एक ख़याल से, एक कल्पना से भी जुड़ता है। वो कल्पना जिसमें एक आहिस्तगी है, एक नज़ाकत है, एक रवादारी है, एक शिष्टाचार है, एक रंगारंगी है, शायरी है, मौसीकी है, रक़्स है, और सबसे बड़ी बात हिंदुस्तान की वो मिली जुली तहज़ीब है जिसमें लखनऊ अपना सानी नहीं रखता। और जो मैं बार बार कहता हूँ कि शरर की किताब को, जैसे सर भी कह रहे थे कि लोगों ने एक नज़रिए से पढ़ा है, यानी शरर ने इतना जिक्र किया है वेज खानों का। आप देखिए कि गाजुद्दीन हैदर का पसंदीदा खाना जब वो बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वो तो पराठों के दीवाने थे, और इस कदर दीवाने कि उन्होंने थप्पड़ जमा दिए थे अपने बावर्ची के कि जब उसने घी कम डालना स्टार्ट कर दिया था। वाजिद अली शाह अरहर की दाल, आसिफुद्दौला के ज़माने में पुलाव का जोर था। तो करेले का जिक्र हमने आपसे किया ही। तो वेज खाने, मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट जो है, और योगेश प्रवीण जी जिनको अभी पद्मश्री मिला, यानी वो नहीं है हमारे बीच, मिला तो उनको 2 साल पहले था, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं हो सका समारोह, और फिर उनकी डेथ हो गई इसी साल मई में। तो वो अगर होते तो वो ये भी बताते कि किस ऋतु, किस मौसम, किस नक्षत्र के हिसाब से क्या वेज खाने होते थे। जैसे योगेश जी ने मुझे बताया था, ये जो अवध का बहुत लोकप्रिय व्यंजन है सगपैता, कैसे जो रॉयल लोग हैं वो इसके दीवाने थे। और सगपैता आज भी मतलब यानी दाल में जो साग मिल के जो एक व्यंजन पकता है, तो मुझे लगता है कि इस पर नए सिरे से काम होने की ज़रूरत है लखनऊ के वेज खाने। लेकिन फ़िलहाल चाट की तरफ हम लोग, इनके चंचल मन में ख्याल आया सगपैता का स्पैगेटी से कुछ रिश्ता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैती दाल को कहते हैं अवधी में। सगपैता जो एक्चुअली यहाँ पालक जो है, लखनऊ की पालक जो है उसको छोटे पत्तों की पालक, और यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, उसे कहती थी कनकट्टी पालक, यानी उसके जो छोटे पत्ते होते थे। जो बड़े पत्तों की पालक वो यहाँ पसंद नहीं की जाती थी, तो वो छोटे पत्तों की पालक दिवाली के बाद यहाँ आती थी। उसका टेस्ट अलग होता था, उसको उड़द की दाल के साथ मिला के पकाया जाता था और देसी घी से उसे बघार लगाया जाता था और उसको पराठे से खाया जाता था। उसके लिए बिल्कुल यही समय था दिवाली के बाद जब वो पालक आती थी। अब ये समय शुरू हो रहा है, अब पालक आना वो शुरू हुई है, तो हम लोगों के घरों में, इनके यहाँ जो भी यहाँ के लोग हैं उनके यहाँ सगपैता पकेगा। अभी भी चलता है? अभी भी चलता है।
साग मीन्स साग वही पालक, यानी वो पालक जो लखनवी पालक, छोटे पत्तों की, जैसे यहाँ आप महिलाएं, यहाँ लखनऊ की औरतें कहती थी कनकट्टी पालक, छोटे पत्तों की, यानी वो छोटे एक तरफ से कटी हुई एक तरफ से बनी हुई, और उसमें उड़द की दाल, जैसे यहाँ माश की दाल भी कहते हैं, माश की दाल को मिला के और देसी घी से बघार के उसको पकाया जाता था और पराठे से उसको खाते थे। तो वो एक जाड़े की स्वागत के लिए और जाड़े के यानी इसके लिए कि मालूम हो कि ये ख़ास ये डिश जो है ये जाड़े के दस्तरखान की डिश है। दूसरी बात एक बहुत बता दूं जो इन्होंने अभी बताई उसी कंटिन्यूटी में कि आगा मीर का नाम सुना होगा आपने। आगा मीर जो हैं नसीरुद्दीन हैदर और गाज़ीउद्दीन हैदर दोनों के डिप्टी रहे हैं, वज़ीर रहे हैं। तो एक दिल्ली से एक बावर्ची आया था जो नसीरुद्दीन हैदर को पराठे बहुत पसंद थे, तो नसीरुद्दीन हैदर के पराठे पकाता था। 30 सेर घी में वो एक सेर के पराठे पकाता था, एक सेर आटे के पराठे 30 सेर घी। ये शरर ने लिखा है, हालांकि इसके आगे का भी जिक्र है, वो सर बताएंगे कि मैं दूसरी चीज़ बताना चाह रहा हूँ तो उसके ऊपर आगा मीर ने, क्योंकि वो हिसाब किताब वही देखते थे, उन्होंने उससे कहा कि तुम बहुत ज़्यादा घी खर्च करते हो, कल से तुम घोटाला करते हो, कल से तुम्हें जो है सिर्फ 5 सेर घी मिलेगा। 5 सेर घी बहुत है और 1 किलो एक सेर आटे के पराठे के लिए 5 सेर घी। वो चुप हो गया। उसने दूसरे दिन सूखे पराठे नसीरुद्दीन ऐसे ही बनाए, जल्दी जल्दी सूखे बेकार से पराठे बनाए जानबूझ के और नवाब को भेज दिए। नवाब ने जब सूखे पराठे खराब से खाए, मज़ा ही नहीं आया उनको, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भाई, ऐसे सड़े पराठे क्यों बनाए? तो उसने कहा भैया ये आगा मीर साहब ने रोक दिया, ऑडिट कर दिया, इन्होंने कहा नहीं देंगे घी। तो उसके बाद नवाब ने बुलवाया, ये शरर ने लिखा है, अब दे तमाचा मारा कि तुम घोटाला करते हो वो भी हमको सब पता है, लेकिन तुम्हें अपने घोटाले की कोई चिंता नहीं है, और मेरे लिए जो घी मेरे पराठे में लग रहा है उसको तुमने रोक दिया, तुम बड़े काबिल बन रहे हो। तो यानी तमाचे खाने पड़े। वहीं से रिफ्ट शुरू हो गई थी, वहीं से रिफ्ट स्टार्ट हुई और फिर आगा मीर को लखनऊ छोड़ना पड़ा। पराठे में घी के पीछे इतना बड़ा बवाल हो गया। अब उस खाने पीने के शौकीन थे लोग, उसको अपनी इज्जत समझते थे, तो कोई उसमें कुछ उंगली नहीं लगा सकता था, कोई ऑब्जेक्शन काबिल बर्दाश्त। इसी ज़माने में चूँकि खिचड़ी को ऐसा माना जाता है कि बीमारों का खाना है, खिचड़ी का जिक्र किया है शरर ने कि अवध के नवाबों को खिचड़ी बड़ी पसंद थी, और उसमें एक ख़ास तरह की खिचड़ी, कि एक बावर्ची था जो सिर्फ खिचड़ी का बावर्ची था, और जो पिस्ते की दाल बनाता था और बादाम के चावल बारीक बारीक काट के और उसको इस तरह से बनाता था कि वो बिल्कुल चावल की तरह, और वो खिचड़ी जो है वो शरर ने जुमला लिखा है कि उसका स्वाद भुलाए नहीं भूलता था। तो यानी खिचड़ी भी हो गई, पराठे भी हो गए, दाल भी हो गई, करेले भी हो गए, पुलाव भी हो गया, मिठाइयाँ तो बहरहाल ही हैं, तो इतना सारा वेज खाना। तो हमें लगता है कि एक बार और हम तो हमारे यहाँ तो चूँकि राजा बाज़ार में हम थे और राजा बाज़ार वाले मशहूर थे, हमारा मोहल्ला राजा बाज़ार यहीं पीछे, तो जैसे सर ने कहा कि पालक, वो कनकट्टी पालक छोटी वाली, खीरा बिल्कुल पतला पतला। बाकी सब जगह आप देखिए कि बड़े बड़े मोटे मोटे खीरे दिखेंगे आपको पूरे हिंदुस्तान में, लखनऊ में अगर वो खीरा किसी के सामने रखते हैं वो बुरा मान जाएगा, ये कौन से खीरे रखे हैं। तो बिल्कुल पतले पतले, जिनमें छोटा बीज, एकदम छोटा बीज, बिल्कुल हरा, और निकल आया तो वो खीरा बेकार है, नाराज रहते थे, दस्तरखान से हटाओ इसे। और मुहावरा ये बना कि खीरा कहीं भी पसंद करवाया जाए तो कहा जाता था कि राजा बाजार वालों को बुलवाओ, क्योंकि वो खीरा पसंद करते थे। पता चला पूरी सब्जी लेकर के आए हैं, उसमें लगा उन्हें 1 घंटा, और खीरा पसंद करने में राजा बाजार वाले जो हैं वो 2 घंटा लगाते थे, छांटते थे उसको। और ये सुविधा अभी भी ये बहुत कम सब्जी मंडियों में सुविधा है, उसमें से राजा बाजार है कि आप वहाँ सब्जी लें या ना लें, आप छांटने में एक पूरी उम्र लगा सकते हैं। एक और ख़ास बात है, लखनऊ में फल कहीं भी बिके, फल वाला जो है वो एक आवाज़ लगाता था कि आ जाओ भैया राजा बाज़ार वाले हैं। क्यों? क्योंकि राजा बाज़ार में बताशे वाली गली थी जहाँ रेवड़ियाँ और बताशे और बतासपेनी और खिलौने बनते थे। तो कहना दरअसल वो ये छुपी हुई बात में ये कहना चाहता था कि ये मेरे फल जो हैं ये इतने मीठे हैं कि जैसे राजा बाज़ार के बताशे। तो वो ये आवाज़ लगती थी। और ये खाने की तो एक बात हो गई। ड्रिंक्स पे अगर आएंगे तो तमाम ऐसी ड्रिंक्स हैं। तो ये चाट आ गई है। जैसा मैंने कहा कि टंडन जी ये कहते थे कि कबाबों से कम न तो इसकी किस्में हैं लखनऊ में और न इसकी शोहरत है। तो ये आप तो
तो इसमें थोड़ी और 1-2 चम्मच और देना भैया। सभी लोग खाएंगे? हैं? तो पकड़े उसको, चलिए खाई जाए। क्या चाट का भी आप बड़ा बता रहे थे अभी कुछ देर पहले, हैं? सही। तो चाट का ही जैसे लखनऊ के कई लोग ना प्याज डाल देते हैं, तो लखनऊ में बहुत बुरा माना जाता है अगर आपने प्याज चाट में डाल दिया या किसी ने मांग भी लिया। अगर आप प्याज कहें डालने को लखनऊ में, तो वो लखनऊ में जो चाट वाले हैं पुराने हैं वो नहीं डालेंगे, क्योंकि प्याज यहाँ जैसे कई लोग पानी के बताशे में प्याज डलवा लेते, बहुत जगह चलती है कि प्याज डाल दो भैया, यहाँ नहीं, यहाँ प्याज नहीं। जैन चाट है क्या ये जैन चाट नहीं है, लखनवी चाट है, लेकिन प्याज नहीं पड़ता। लखनवी चाट की पहचान ही यही है कि उसमें सबको मिला भी लिया है और किसी का दिल भी नहीं दुखाया है। मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी सर्विस के दौरान लगभग 20-22 शहर घूमे, मैंने पोस्टिंग रही, ट्रांसफ़र हुआ, रुके, लोगों से मिले, और ध्यान इसी बात पर रहता था कि जो चीज़ हम लखनऊ में खाते हैं यहाँ खा के देखें। तो जैसा कि हिमांशु ने बताया, चाट का टेस्ट एटलीस्ट उत्तर प्रदेश के तो किसी ज़िले में वो नहीं है जो लखनऊ में। वो वाजिद अली शाह के एक उस्ताद थे शायर, उनका नाम था मुजफ्फर अली असीर। उनका एक शेर है कि अब कहाँ वो लखनऊ, वो साकिनाने लखनऊ, रह गई बाकी ज़बां पर दास्ताने लखनऊ। तो वो तो अब दास्तानों में है वो शहर, या हमारे जहन में, या हमारे ख्वाब ख्याल में, हमारे तसव्वुर में है, लेकिन आप ज़रा इसे चखें। बिल्कुल, मैंने ज़रा सा इसे खाया और इसकी जो है नीचे वाली लेयर आ जाती। हाँ, अब ये देखिए आजू बाजू से गिर ना जाए। क्या बात है यार, सबसे बेहतरीन चाटों में से एक जो है ना, खाइए। तो हम चाट निपटाते हैं और अगली जगह पहुंचते हैं। बस अब क्या ही है, और थोड़ा पान पे भी चलेंगे, पान से ख़त्म करेंगे, ठीक है? पान से खत्म। तो लखनऊ के पान की खासियत आपको बताएंगे, पान थोड़ी नवाबी चीज़ भी लगती है, बताएंगे आपको। चलिए, तो हम लोग बेहतरीन चाट निपटा के आ गए हैं। खाते खाते तो अच्छे से बता नहीं पा रहा था, लेकिन यार दोस्तों क्या चाट थी, मतलब मैंने पूरी निपटा दी अकेले खड़े हो के। और अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे पूरी खाने के लिए। ये कौन सी जगह है पूरी की? ये श्री कचौड़ी कॉर्नर है, और यहाँ की जो कचौड़ी ये लिखते हैं लेकिन वो पूड़ी मानी जाती है। अंतर क्या होता है इनमें? क्या कचौरी और पूरी में? नहीं, कचौड़ी वही होती है जिसमें कोई चीज़ भरी होगी, स्टफिंग होगी किसी चीज़ की, और पूड़ी यानी कि आटे या मैदे की जो जिसमें कुछ भरा नहीं, वो है। तो ये बेसिकली यहाँ मिलती है पूड़ी, कचौड़ी नहीं मिलती, क्योंकि उसमें भरी हुई चीज़ नहीं होती, लेकिन नाम कचौड़ी कॉर्नर अभी लिख रहे हैं। तो यहाँ पूड़ी यानी लखनऊ का जो नाश्ता है उसमें पूड़ी बड़ी अहम चीज़ है। यानी बहुत दुकानें हैं जिनका नाश्ता बड़ा मशहूर है, तो ये एक मेरी पसंदीदा जगह है पूड़ी के हिसाब से, कि जब हमें लगा कि चौक आना है तो यहाँ आना ज़रूरी है। और यहाँ की पूड़ी अभी हम लेंगे तो खाएंगे, लेकिन हमें ये लगता है कि पूड़ी बहुत, जैसे वाजपेयी कचौड़ी वाले जो हैं हज़रतगंज में बड़े मशहूर हैं, जहाँ लाइन लगकर पूड़ी या कचौड़ी ली जाती है। लेकिन हमें लगता है कि अगर जायका है तो वो यहाँ वाजपेयी वाले से बेहतर है। वाजपेयी की शोहरत यूँ भी, चूँकि वो हज़रतगंज में थे और एक ऑफ़िस जाने वालों का एक बड़ा हुजूम था, जो कि ऑफ़िस ज्वाइन करने से पहले वो पूड़ी खाता था, तो उस वजह से वो हुआ। लेकिन हमें लगता है कि मज़ा जो इस पूड़ी का है वो वहाँ नहीं है, और तो अभी ये खाएंगे। अच्छा, जो बात जी। अच्छा, मैं जैसे हम लोग अभी चुनाव का थोड़ा सा माहौल समझने के लिए निकले हैं, और आपने अभी एक शेर भी सुनाया कि इसने ये खिला दिया, किसको वोट दिया जाए। खाने पीने का चुनाव से भी बड़ा वो है, वो पैकेट बचते हैं और शराब भी बचती है, लेकिन हम लोग खाने पीने में बात करेंगे। तो क्या कोई ऐसा कुछ है? तो चुनाव, यहाँ एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है असल में। इसी इलाके में, पुराने शहर में, एक मशहूर हकीम साहब थे शमसुद्दीन, और एक तवायफ थी बहुत मशहूर, दिलरुबा उनका नाम था। दिलरुबा यानी कि जो दिल चुरा ले, होशरुबा यानी कि जो होश चुरा ले। तो दिलरुबा जैसा उनका नाम था वैसी ही वो थी। तो ये मतलब जब म्यूनसिपैलिटी के चुनाव थे, यानी नगर निगम के या मेयर के, तो चेयरमैन के लिए शमसुद्दीन साहब खड़े हुए, और उनके सामने मुकाबले में उनके खड़ी हो गई दिलरुबा।
अब शमसुद्दीन साहब जो थे वो बहुत मशहूर हकीम थे और उनकी खिदमत खल्क यानी जो जनहित के उनके काम थे, जो सेवा थी वो बड़ी मशहूर थी कि जो गरीब लोग थे उनसे वो पैसे नहीं लेते थे और बड़े शिष्टाचार वाले बड़े लोकप्रिय आदमी थे। तो जब वो खड़े हुए तो लगा कि भाई वही जीतेंगे, लेकिन पेच तब आ गया जब उनके मुकाबले पर खड़ी हो गई दिलरुबा। तब शुरू में तो ये रहा कि भाई हाँ खड़ी हो गई हैं, लेकिन जीतेंगे तो शमसुद्दीन साहब, या दिलरुबा तो बस मुकाबले में लुत्फ़ लाने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन फिर जब दिलरुबा ने रैली शुरू की, जब सभाएं शुरू की, जब प्रचार शुरू किया, तो देखते ही देखते उन्होंने सबको अपनी तरफ मोड़ लिया। ज़ाहिर है उनकी शख्सियत, उनका अंदाज़ गुफ्तगू, उनकी अदा, उनका नाज, सब कुछ बड़ा दिलकश था, तो वो पॉपुलर होने लगी। तब शमसुद्दीन साहब को चिंता हुई कि यार ऐसा ना हो कि चुनाव हार जाएं, क्योंकि भाई चिंता तो होती है, चुनाव तो बहरहाल चुनाव है। तो शमसुद्दीन साहब खैर अक्लमंद आदमी थे, ज़हीन आदमी थे, उन्होंने एक नारा गढ़ा, बड़ा दिलचस्प, सुनिए। उन्होंने नारा दिया कि दिल दो दिलरुबा को, वोट शमसुद्दीन को। अब ये नारा चल निकला कि उन्होंने दिलरुबा का भी एहतराम किया। उन्होंने कहा कि भाई दिल दो दिलरुबा को, वोट शमसुद्दीन को। और उन्होंने अपना चुनाव, जो ये आज के नेताओं के लिए भी सुनने लायक किस्सा है, उसके बाद से शमसुद्दीन ने अपना पूरा प्रचार ज़मीनी मुद्दों पर शुरू कर दिया। यानी कि शहर के लिए क्या करेंगे, नाली कैसे बनवाएंगे, सड़कें कैसे बनवाएंगे, रास्तों पर क्या करेंगे, बिल्कुल मुद्दे पर बात करते थे। और ये नारा भी चल निकला और उनका ये तकनीक भी उनकी चल निकली। चुनाव जीत गए शमसुद्दीन साहब। अब जब चुनाव जीत गए तो उन्होंने फिर इसके लिए एक दावत का इंतज़ाम किया कि भाई वो चुनाव जीत गए इस खुशी में। तो उन्होंने दिलरुबा को भी बुलाया, दिलरुबा भी वहाँ गई। तो कुछ लोगों की तकरीरें थी वहाँ, जैसे लोग जाते हैं तो बोलते हैं, तो भाई दिलरुबा भी गई वहाँ पर बधाई देने के लिए शमसुद्दीन साहब को, और बधाई दी बड़े खुले मन से और बोली, नवाब साहब, हकीम साहब, आपको आपकी जीत मुबारक, आप इसके मुस्तहक थे, आप इसके हकदार थे, तो मुझे उसका दुख नहीं है, क्योंकि आप वाकई आप जैसा आदमी लखनऊ को मिले, ये बहुत अहम बात है। लेकिन आपके जीतने से और मेरे हारने से एक बात तो तय हो गई कि लखनऊ में मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं और आशिक बहुत कम। तो ये दिलरुबा का अंदाज़ था। तो चुनाव से हमें वो याद आया। और असल में लखनऊ, जिस लखनऊ की हम बात करते हैं, हम बार बार कहते हैं कि वो एक ख़ास तरह के वैल्यू सिस्टम का, ख़ास तरह की क़दरों का, ख़ास तरह के मूल्यबोध का, ख़ास तरह के तौर तरीक़ों का नाम है, एक तहज़ीब का नाम है। हम हमेशा कहते हैं कि लखनवी वो नहीं होता है जो लखनऊ में रहता है, लखनवी वो होता है जिसमें लखनऊ रहता है। तो ज़रूरत है कि आज के दौर में भी वो, अगर उन वैल्यूज़ को हम बचा पाए, तो हमें लगता है कि आज के दौर में उस लखनऊ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उस दौर को जानें कि जब चुनाव होते थे, मुकाबला होता था, लेकिन कोई ऐसी कटुता नहीं थी कि गाली गलौज हो जाए, मारपीट हो जाए या हम दुश्मन समझने लगे। तो उस पर हम बात करेंगे। मेरा ख्याल पूड़ी आने वाली होगी, उसका जायका लेते हैं और फिर आगे बदलते हुए लखनऊ पर हम कुछ बात करें। बिल्कुल, पूरी आने में थोड़ा सा वक्त है, अभी मामला खिंच रहा है, तब तक एक और किस्सा खिंच आया है तो वो निकाल ही दीजिए। वो भी चुनावों पर है और वो जितने लोग सुन रहे हैं इस किस्से को सुने, इस पर सोचें, इसको वायरल करें, इसमें एक सीख है। तो लखनऊ में 1967 का लोकसभा चुनाव, प्रत्याशी थे कांग्रेस की तरफ से VR मोहन, वेद रत्न मोहन, लखनऊ के मशहूर उद्योगपति, व्यवसायी और मोहन मीकिंस के मालिक। और उनके सामने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए शायर आनंद नारायण मुल्ला। अब भाई निर्दलीय उम्मीदवार आजकल तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया है कि किसी बड़े उम्मीदवार के सामने जीत जाए, लेकिन उस ज़माने में भी आसान नहीं समझा जा रहा था, क्योंकि भाई वेद रत्न मोहन बहुत बड़े आदमी थे, सब पूरा लखनऊ उनको जानता था और मोहन मीकिंस का नाम था। और लेकिन मुल्ला जी भी शायर थे, हाई कोर्ट में जस्टिस रह चुके थे, तो वो खड़े हो गए। अब दोनों ने प्रचार किया। मुल्ला जी के प्रचार में बहुत सारे बम्बई से, यानी बलराज साहनी आए थे उनके प्रचार में। और मुल्ला जी बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत थे। ये वो आदमी हैं जो कि उर्दू के शायर थे, लेकिन उर्दू के पर्चे में हाई स्कूल में फ़ेल हो गए थे, क्योंकि
पेपर में जो सवाल पूछे गए थे जवाब में लिखा है कि आपने सवाल ही गलत पूछे हैं या आपके सवाल ही से मैं सहमत नहीं हूँ, उसका जवाब क्यों दूँ। तो ये भी एक बात थी। मुल्ला जी वो चुनाव जीत गए, यानी वेद रत्न मोहन वी आर मोहन को हरा दिया उन्होंने, और ये साबित किया कि उम्मीदवार जो है वो बड़ी चीज़ है और निर्दलीय है तो क्या। असल में लोकतंत्र की खूबी तो यही है कि यहाँ कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है और जीत सकता है अपनी बात करके। तो मुल्ला जी जीत गए और वी आर मोहन हार गए। तो ये किस्सा बहुत ज़मानों तक चलता रहा और अभी भी निर्दलीय, जब हमें कभी कभी लगता है कि हम चुनाव लड़ें और जीतें या राजनीति में आएँ, तो जब ये राजनीति का माहौल दिखता है कि भाई पैसा चलता है, बाहुबल चलता है, पार्टी बंदी चलती है, तो आनंद नारायण मुल्ला का वो चुनाव जो है वो एक इंस्पिरेशन की तरह है। और उनका एक शेर था बड़ा मशहूर जो शायद उनके ऊपर फिट भी बैठा और उन्होंने भी इंस्पिरेशन उनको मिली हो इस अपने ही शेर से। ताबे नाकामी नहीं तो आरजू करता है क्या। यानी अगर आप में नाकाम होने की सामर्थ्य नहीं है तो आप फिर आरजू ही क्यों कर रहे हैं। आप जब इच्छा करते हैं तब आप नाकाम होने की जद में आ जाते हैं। ताबे नाकामी नहीं तो आरजू करता है क्या। आरजू है मौज के साहिल से टकराने का नाम। लहर जो है बार बार समंदर की लहर किनारे से टकराती है और फिर से टकराती है और अपना सिलसिला जारी रखती है। तो ये भी एक किस्सा था 1967 के लोकसभा चुनाव का। वो लगा भैया अच्छा हुआ वो चुनाव जीत गए, नहीं तो चुनाव हार जाते तो कहते चुनाव ही गलत था। पूरी आ गई है, पूरी की जगह भाई साहब भटूरा ले आए थे, फिर कहा कि अरे बात पूरी की हो रही है, पूरी लाई जाए। उसके ऊपर अब ये तकिया सा है, उसके ऊपर पूरी विश्राम करते हुए आ गई है। अब हम इसको खाएंगे। हिमांशु इसे नहीं खा सकते, इसलिए हम चखेंगे पूरी और फिर हम लोग अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। माइक पकड़ लीजिए। हाँ, तो ये इसको आप खाइए। क्या जीरा वीरा डला है, सब कुछ इसमें है। हाँ, ये किस चीज़ की सब्जी है? ये तो छोले हैं और ये सूखे आलू की सब्जी और वो बूंदी का रायता और ये अलग से प्याज। यानी इनके छोलों में और उनके आलू में प्याज नहीं होता है, प्याज लहसुन नहीं होता है, ये अलग से दिया जाता है। अब इनको प्याज दे दिया हम बुरा मान जाएंगे। नहीं, वो चाट के लिए। अच्छा, वो चाट के लिए। वो जो कायदा है वो चाट के लिए है ना। वाह यार, दोनों ही सब्जियां बड़ी कातिल हैं। और पूरी पर हम लोग बात कर लेते हैं, अब बदलते हुए लखनऊ पर भी बात कर लेते हैं। खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, मम्मी ने सिखाया, इसलिए थोड़ा ठहर के बात कर लेते हैं। पूरी कायदे से निपटाई जाएगी, उससे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ की। और लखनऊ कैसे बदल रहा है, क्या चल रहा है। देखिए अभी तो एक अलग ही ज़माना आ गया, एक इनकलाब आ गया दुनिया में। तो वो सारी चीज़ें जो लखनऊ में कभी बड़ी अजीम समझी जाती थी, बड़ी जिनकी शान थी, बड़ा जो लखनऊ के रखरखाव में शामिल थी, वो सब चीज़ें अब उनकी अहमियत ख़त्म हो गई और एक नया दौर आया। तो जो हम नया लखनऊ जिसे कह रहे हैं, हालांकि मैं अभी भी ये कहता हूँ कि लखनऊ उन चंद शहरों में है जिसने एक खूबसूरत बैलेंस कायम किया हुआ है नई और पुरानी तहज़ीब के बीच में। लेकिन जब हम पुराने लखनऊ की बात कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जो असल लखनऊ है, और ऐसा लखनऊ इसलिए नहीं कि उस नए लखनऊ से मेरा कोई मुचैटा है, इसलिए कि हम ये मानते हैं कि लखनऊ एक तहज़ीब का नाम है, एक वैल्यू सिस्टम का नाम है। और वो जहाँ है वो कोई इंसान गोमती नगर में खड़ा होकर के भी लखनवी हो सकता है और कोई इंसान यहाँ चौक में खड़ा होकर भी लखनवी नहीं हो सकता है। तो लखनवी होना क्या है कि हमारे बुज़ुर्गों से हमें जो एक मूल्यबोध मिला, अगर हम उसके असर में हैं तो हम लखनवी हैं। तो अभी जो बदल रहा है लखनऊ, वो उसमें क्या है कि वो सारी चीज़ें, पहले आपका कल्चर हो या हमारी जो कंपोजिट कल्चर जो हमारा है, जो गंगा जमुनी तहज़ीब है वो हो, सांप्रदायिक सद्भाव हो, अच्छी ज़बान बोलना हो, मिले जुले त्यौहार हों, उन सब की जो शान थी, जो हमें किताबों में पढ़ने को मिलती है या किस्सों में या दास्तानों में सुनने को मिलती है या किसी हद तक बुज़ुर्गों से सुनने को मिलती है, वो शायद अब वैसी नहीं है, या अगर है भी तो उसकी कोई अहमियत नहीं उसकी समझी जाती। और वो चीज़ें जो पहले आम थी वो अब इस तरह के वीडियोस में बात करने का एक मौजू पर हैं या किसी म्यूज़ियम में रखी किसी एक सिमटी हुई चीज़ की तरह है। क्यों हो गया है ऐसे?
देखिए है क्या, उसमें बहुत सारे बदलाव हैं। एक तो जो मास कम्युनिकेशन के मीडियम्स में जो बदलाव आए वो भी एक वजह रही कि जिस तरह से संचार क्रांति आई, कम्युनिकेशन में जिस तरह से क्रांति आई, उसने भी एक पहले क्या था कि पहले जहाँ की जो तहज़ीब है वो ज़्यादा दिन तक टिकी रहती थी क्योंकि इतना संपर्क भी नहीं था लोगों से एक दूसरे से। अब क्या है, टीवी, सिनेमा, ये सब अभी अवश्यम भावी चीज़ें हैं भाई, इनके बिना तो आज ज़िंदगी चल नहीं सकती। तो जो एक इनफरादियत, एक मौलिकता थी जो किसी शहर, किसी तहज़ीब के बनने में पीढ़ी दर पीढ़ी कई साल, कई नस्लें लगती हैं, तो वो शायद उस तरह से उस पर एक असर पड़ा जब बाज़ार खुला। और ख़ास तौर पर उदारीकरण के बाद का जो दौर है, यानी 90 के बाद का जो दौर आया, उसने इन चीज़ों को बदला। हालांकि बदलाव अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो चीज़ें अच्छी थीं वो भी छूटती चली गई और छूटती जा रही हैं। तो जितना हम पकड़ सकें उतनी चीज़ें हम बचा लेंगे। और ये चिंता आज की नहीं है, चिंता बहुत ज़माने की है। मजाज ने अगर शेर कहा कि अब इसके बाद सुबह है और सुबह 9 मजाज, हम पर है ख़त्म शाम गरीबान लखनऊ, या उन्होंने अगर कहा उसी नज़्म में कि दस्ते जुनू को छोड़िए, ये दस्ते जुनू को रोकिए, ये खप्त छोड़िए, रुसवा है यूं ही चाके गरेबान लखनऊ, तो वो यही बात कह रहे थे कि भाई ये जो बदल रहा है, बदलाव, वो तो प्रगतिशील शायर थे, बदलाव के विरोधी नहीं थे वो, लेकिन बदलाव में हम अच्छी चीज़ों को तो ना छोड़ें ना। हम अच्छी चीज़ें दुनिया भर, हिंदुस्तान की खासियत ये है कि इसने दुनिया भर से अच्छी चीज़ें ली हैं। लखनऊ की खासियत ये है कि जो लखनवी आपको नज़र आते हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम, उनमें से कोई एक भी ओरिजिनल लखनवी नहीं था। यानी कि आप लखनऊ के नाम पे आपको याद आते हैं अमृता लागर जो कि पैदा आगरा में हुए थे, गुजराती थे, KP सक्सेना जो बरेली के थे, बेगम अख्तर जो फैज़ाबाद की थी, RK मुखर्जी जो बंगाली थे, तो ये तमाम लोग और ये सब लखनऊ आए और लखनऊ के कल्चर को इन्होंने एक नए तरीके से एक शान दी। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि ये समझते थे कि हम किस अजीम रिवायत के हिस्सेदार हैं। तो हमारा यही रहता है, और ये शिकायत मेरी लोगों से भी रहती है और हमारे जो कर्ता धर्ता हैं, चाहे वो अफसर हों चाहे वो नेता हों, उनसे भी रहती है कि भाई इस रिवायत को समझें, तो इसकी कदर तो करें। ये बहुत अजीम चीज़ है। ये यूं ही नहीं है कि शायरों ने दीवान के दीवान कहे हैं लखनऊ पे। जितने शेर, मैं आपको एक सिलसिला सुना सकता हूँ शेरों का, जो शायरी लखनऊ पर हुई है उतनी शायद दिल्ली को छोड़ दें तो किसी एक शहर पर नहीं हुई होगी, बल्कि मुझे लगता है दिल्ली से भी ज़्यादा हुई होगी। यानी जो लखनऊ का है नहीं, जो लखनऊ कभी आया नहीं, उसने भी शेर कहे लखनऊ की शान में, क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि वो लखनऊ जाए। तो इसकी कोई वजह थी, ये कोई वजह थी कि लखनऊ शायरी में, रक़्स में, मौसीकी में, खाने पीने में, अखलाक में, यानी दास्तान गोई में, मरसिया गोई में, हर चीज़ में नंबर 1 था। और अभी भी लखनऊ की ज़बान जो है ना, वो अलग समझ में आ जाती है। इंसान, हम ही हमेशा कहते हैं कि सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है किसी भी लखनऊ वाले के लिए जब वो अपनी ज़बान से पहचाना जाता है। जब लखनऊ से बाहर कोई इससे पूछता है आप लखनऊ से हैं क्या, तो ये आप लखनऊ से हैं क्या, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं हो सकता। और ये अमृतलाल लागर का भी इलाका है, चौक। वो कहते थे, उनसे रामविलास शर्मा ने कहा कि नागर जी आप इतने महापंडित हैं, आप इतने ज्ञानी हैं, आपको तो किसी यूनिवर्सिटी का VC होना चाहिए। तो नागर जी ने उस बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा कि हम अपनी चौक यूनिवर्सिटी के VC ही अच्छे हैं। तो वो चौक विश्वविद्यालय, चौक अपने आप में एक विश्वविद्यालय कहा गया कि लखनऊ की तहज़ीब अगर कोई निसाब है, अगर कोई पाठ्यक्रम है, अगर कोई विद्या है, तो उस विद्या की सबसे अच्छी पढ़ाई जहाँ हो सकती है, उसकी जो सबसे अच्छी दरसगाह है वो चौक है। और आज हम वहाँ खड़े हैं। तो अभी यहाँ पे ये पूरी सब्जी की दुकान, और अब हम चलेंगे पान पर चलते हैं। पान पर ख़त्म करेंगे, कुछ शेरों शायरी से ख़त्म करेंगे, है ना। चलिए, तो यात्रा का, खाने पीने की यात्रा का, जानने समझने की यात्रा का अंतिम पड़ाव आ गया है। ख़त्म करेंगे पान से, कुछ शेर व शायरी से, और एक आध जो किस्से कुछ और हिमांशु के पास होंगे। मैं तो भैया वो आदमी हूँ, ऐसे खाते खाते किताबें पलट रहा था, तो उसमें खाना भी था और ये लोग थे किताबें, तो मैं बस ऐसे ज़रा सा पन्ना हिलाता था और किताब सरसरा के बह चलती थी। तो अब पान खाएंगे। पान का जब भी जिक्र सुनते हैं तो बनारसी पान हमें याद आता है, खई के पान बनारस वाला। फिल्मों की वजह से है या क्या है? नहीं, वो यहाँ एक शिवनाथ थे पान वाले चौक में, वो कहते थे, उनसे कोई कहता था पान तो बनारस का मशहूर है, तो शिवनाथ अपनी लखनवी अदा में कहते थे हाँ, और पान वाले लखनऊ के मशहूर हैं। तो वो यही बात है कि बनारस का पान मशहूर है, लेकिन पान वाले जो हैं
लखनऊ के मशहूर हैं। और वो क्यों मशहूर हैं, इसकी एक बानगी, हम अक्सर ये किस्सा कहते हैं कि 10 मुहर्रम को यहाँ कत्थे का पान जो पुराने पान वाले थे वो नहीं लगाते थे, क्योंकि उनके हिसाब से गमी का दिन है और होंठ क्या लाल करना। तो शिवनाथ भी उसी रिवायत की एक कड़ी थे। और पान वालों के तो लखनऊ के बहुत किस्से हैं। यानी हमने आपसे कहा ना कि लखनऊ क्या है, एक एहतियात का, एक रखरखाव का, एक 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 नज़ाकत का, है ना, उसका नाम है। तो वो जो एक अदा थी लखनऊ के पान वालों में, जैसे कि बाबूजी यहाँ बैठे हैं, ये ख़ुद बहुत लखनवी इंसान हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे लखनऊ के पान के बारे में। बाबूजी, मैं एक बात इनको बता रहा हूँ कि वो दौर तो हमने भी अपने बचपन में देखा है कि जब लखनऊ में पुराने शहर में पान एक पत्ते में नहीं मिलता था, यानी छोटे छोटे 4 टुकड़े काटे जाते थे। और पान को हम पान खाया था कि पुड़िया में पान मिलता था, यानी पुड़िया जब वो 4 छोटे छोटे टुकड़े काट कर चारों को अलग अलग लगाया जाता था और फिर उसे समेट कर एक पुड़िया में दिया जाता था। तो वो ये जो एक नज़ाकत थी, यानी कि सोचिए कितनी बारीकी और कितना जतन है इसमें। तो अब तो वो नहीं होता, क्योंकि ज़माना हो गया तेज़, एक बरख रफ्तारी आ गई ज़माने में। और जो कि अब बिज़नेस के लिहाज से ये चीज़ ख़राब भी समझी जाती है कि भाई अब मान लीजिए जैसे ये है, ये बहुत मशहूर दुकान है, अब यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अब अगर बाबूजी तो इस चीज़ के लिए तैयार भी हो सकते हैं कि भाई उन्होंने 4 टुकड़े काटे, फिर उसको चारों को बड़े करीने से लगाया, लेकिन इंसान इतना जल्दबाज है कि वो इनके ऊपर चढ़ जाएगा कि भाई जल्दी जो। तो इसलिए, लेकिन लखनऊ का जो तरीक़ा था पान का वो यही था कि असल में उसकी वजह क्या थी। देखिए, पान का एक पत्ता दीजिए बाबूजी ज़रा। ये जो है ना, ये जो रेशे, ये जो इसकी बीच की रग है, अब ये लखनऊ की जो नज़ाकत है उसका एक एग्जाम्पल ये भी था कि ये जो बीच की जो रग है ये लखनऊ वालों को मुंह में खटक जाती थी, क्योंकि ये ज़रा सख्त होती है बाकी पत्ते से। तो ये मुंह में ना आए, इससे बचने के लिए लखनऊ वाले क्या करते थे, इस पान को, इसको छोड़ते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी एक टुकड़ा ऐसे काटा, एक ऐसे काटा, एक ऐसे काटा, 4 टुकड़ों में काट लिया, तो ये बीच का हिस्सा निकल गया। और वो चारों अलग अलग लगाए और उनको एक कर दिया। तो ये इतनी सख्ती भी लखनऊ वालों को बर्दाश्त नहीं होती थी पान में। और दूसरी वजह, पुराने लोग यूँ भी कहते थे कि अगर पान का पत्ता मान लीजिए किसी वजह से उतना ताज़ा नहीं रह पाया, तो बहुत बारीक किस्म के कई बार कीड़े, बहुत ही बारीक, जो दिखते भी नहीं आँख से, वो भी होने की संभावना रहती थी। तो उस वजह से ये रग का हिस्सा जो है ये निकाल दिया जाता था। तो ये थी लखनऊ की एहतियात। और ये अभी भी, अगर आप यहीं चौक में गलियों में जाएंगे तो कुछ पान वाले हो सकता है कि अभी भी इस रिवायत को मान रहे हैं, जो इस तरह से पान बना रहे हैं। तो ये लबे माशूक जो है ना, उसने आदत बिगाड़ दी है लखनऊ वालों की, इतना मुलायम होने की आदत। देखिए, इससे हमें याद आया कि ज़हर इश्क जो मिर्ज़ा शौक लखनवी की मशहूर मसनवी है, जिस पर एक ज़माने में बैन लगा दिया गया था अंग्रेज़ों के ज़माने में, इसलिए कि उस पर 2 आरोप थे। एक तो ये कि अंग्रेज़ों ने, जिन्होंने अपने यहाँ पता नहीं क्या क्या ख़राब लिटरेचर भी लिखा है, उन्होंने कहा ये बड़ा थोड़ा सा हल्का है, बड़ा फहश है, अश्लील है, ये भी कहा गया उसके बारे में। और ये भी कहा गया कि उसको पढ़कर जो नई उम्र के प्रेमी युगल हैं या जो लड़के लड़कियां हैं वो बिगड़ रहे हैं, क्योंकि वो रोमांटिक था, अल्ट्रा रोमांटिक। तो उसका प्लॉट क्या है? उसका प्लॉट ये है कि जो प्रेमिका है वो सुसाइड करने जा रही है, और सुसाइड करने से पहले वो अपने प्रेमी से आखिरी बार मिलती है और एक वसीयत पूरी अपनी देती है कि जब मैं मर जाऊं तो तुम ये करना और ये ना करना, क्योंकि वरना अगर तुम ऐसा करोगे तो बदनामी होगी। तो बड़ी अच्छी शायरी में है। तो उसमें वो एक जो तमाम चीज़ें बयान कर रही है, वो आखिरी बार प्यार भी करना चाहती है अपने प्रेमी से। तो उस प्रेमी को, तो वो ये कह रही है उसमें एक लाइन ये भी है कि पान कल के लिए लगाते जाएं। तो वो यानी पान पेश करना ये बड़ी तो मोहब्बत की भी निशानी थी। कि ये हमने कहीं कहा था कि लखनऊ, पुराने लखनऊ और नए लखनऊ में क्या फ़र्क है, कि नए लखनऊ में जब प्रेमी जाता होगा डेट पर तो अपनी प्रेमिका के लिए लेके जाता होगा वो गिफ्ट्स और चॉकलेट्स और जो भी चीज़ें हों। लेकिन पुराने लखनऊ में तो जब आशिक जाते थे महबूबा से मिलने, तो वो मीठा पान लेकर जाते थे।
ये बुनियादी फ़र्क है। पान की वो अज़मत है, तो वो ज़हर इश्क में भी पान को मरते मरते भी उसको ये याद रहा कि हाँ हम एक पान जो है वो लगा दें और कल के लिए, यानी कि एक तो खिला दें और कल के लिए भी हो। तो पान की वो अज़मत है लखनऊ में। और कितनी शायरी है जो पान पर हुई। पान लग लग के मेरी जान किधर जाते हैं, ये मेरे क़त्ल के सामान किधर जाते हैं। तो पान जो है वो मोहब्बत का एक वसीला था। अब ये रकीब के बारे में कह रहा है, ये रकीब के बारे में शेर है कि वो जो जिसको हम पसंद करते हैं उसने किसी को पान भेजे या पान भेजे जा रहे हैं, तो वो पूछ रहा है कि पान लग लग के किधर जाते हैं। तो ये पान नहीं है, गोया ये मेरे कत्ल का सामान है कि आप किसी दूसरे को पान पेश कर रहे हैं। तो ये एक पान की यहाँ खूबसूरती है। और बाकी बाबूजी आप कुछ बताएं पान के बारे में किस तरह से। बहुत सी चीज़ें हैं पान की खूबसूरती और जी हर शब्दों में जी का शब्द जरूर लगेगा। अगर आपको हम गाने भी देंगे तो जी जनाब से गाएंगे। और बाकी पढ़ना वो उतार दो, 2 मिनट का टाइम होगा, उतार दो। क्या चीज़? नहीं, वो तो बाबूजी के ऊपर लिखा गया होगा पहले किसी अखबार में, तो वो उसको कह रहे हैं जी, हिंदुस्तान टाइम्स ने। एक अहम हमने कहा ना कि लखनऊ की हर चीज़ में एक अदा है जो उसे एक लखनवी रंग, एक लखनवी शान देती है। तो तमाम किस्से कहे गए, जैसे कि एक बहस यही है कि पान लगाना और पान बनाना। इसका बहुत मशहूर किस्सा है कि एक नवाब साहब आए किसी पनवाड़न के पास, उससे बड़े एक बड़े सरकश अंदाज में बोले कि भी पनवाड़िन 10 पान लगाना। तो पनवाड़िन भी ख़ास लखनऊ की थी, उसने अपनी जूती की नोक पे हाथ रखा, बोली कितने लगाऊं। तो वो फ़ौरन उन्होंने सुधारा अपनी ज़बान को और कहा कि भी पनवाड़न मैं अर्ज़ कर रहा था 10 पान बनाना। तो बनाना पान को बनाया जाता है। तो ये किस्सा है। और ख़ास बात लखनऊ के पान की यही है कि वो पान से ज़्यादा पान वालों की अपनी रवादारी पर मुनहसर है कि जैसे हमने शिवनाथ का जिक्र किया, जैसे उन पनवाड़न का जिक्र किया, जैसे उन पान वालों का जिक्र किया जो कि पान को बड़ी एहतियात से। अच्छा, ये सब जो पेशे हैं ये सुकून की भी निशानी है। पान वही खा सकता है जिसके अंदर एक आहिस्तगी हो, यानी पान जल्दबाज आदमी की चीज़ नहीं है। तो पान, ये जो लोग पुराने लोग कहते थे पान खाओ, ये पान खाना सिर्फ पान खाना थोड़ी था। वो आपको ये नहीं कहते थे पान खा के मुंह ख़राब करो। पान जब आप खाएंगे लखनवी पान, तो असल में जब पान आपके मुंह अंदर जाएगा, मुंह में जाएगा, तो आपके अंदर कुछ लखनवी वैल्यूज़ भी जाएंगी। तब आप सब्र करना सीखेंगे कि जब पान आपका बन रहा है तो आप उसे सुकून से ठहर के इंतज़ार करेंगे कि हाँ भाई अब कत्था आया, अब सुपारी आई, अब कुछ और चीज़ें आई, अब किवाम आया। वो एक और पान जब आप, वो है ना, वो जब लखनऊ में कोई बहुत ज़्यादा बोलता था, वाचाल, जिसके लिए और एक लफ्ज़ है जो आजकल के लड़के यूज़ करते हैं, तो लखनऊ में कहते थे हमें इसको पान खिलाओ, हमें इनको पान खिलाओ। पान खाएगा तो ज़बान पे लगाम रहेगी। तो पान की बड़ी महत्ता है। और पान एक तरह के एक तरह की एक ख़ास किस्म की तहज़ीब उससे जुड़ी है जो कि एक इंसानियत को भी उभारती है किसी तरह से। ये पान जो आज में मिलता है तंबाकू के साथ, जो नुकसान करता है, ये तो इसका प्रमोशन तो कोई नहीं कर सकता और ये बड़ा ख़राब किस्म का पान है। लेकिन वो पान जिसकी शोहरत हुई, पान अगर ऐसा होता कि जिसमें ये तंबाकू और ये मसाले जो ये बड़े बड़े फिल्म स्टार प्रमोट करते हैं, तो उस पान को वो शोहरत थोड़ी मिली होती कि जो इश्क का वसीला बना होता और जो लखनऊ की तहज़ीब का सरताज बना होता। वो पान तो अलग पान था। और इसीलिए किसी भी चीज़ को जब आप कर रहे हो तो आपको उसकी रिवायत जानना इसीलिए ज़रूरी है कि जब आप रिवायत जानते हैं ना, तो आप में एक किस्म की संजीदगी आती है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उस काम को संजीदगी से करते हैं। तो अगर आप पत्रकारिता की रिवायत जानते हैं कि पत्रकारिता किस तरह से हमारे यहाँ फ्रीडम मूवमेंट का एक मशाल की तरह से रही, अगर आप उसको रिविज़िट करते हैं तो फिर आप पत्रकारिता में भी
बैलेंस रहेंगे। तो अगर आप पान की रिवायत जानते हैं, अगर आप पान की अहमियत, उसकी महत्ता जानते हैं, तो आप पान भी खाएंगे तो सलीके से खाएंगे। बात वही है कि अब कोई यहाँ आके कहेगा कि भाई इनके मुंह में पान रखिए, ये बहुत बोल रहे हैं, इसलिए अब खामोश हो जाना चाहिए। ये बड़ा आपने सोच के प्लान किया था कि वीडियो पान से खत्म करेंगे। भैया तो हम लोग किस्सा को लोग हैं ना, तो बर वक्त वो गालिब का शेर है, फिर देखिए अंदाज़ गुलफशानी गुफ्तार, रख दे कोई पैमाना सहबा मेरे आगे, मेरे सामने शराब का जाम रख दो और फिर मेरे बोलने का अंदाज़ देखो। तो ये तो जब कैमरा ऑन होता है और जब किस्सों की झड़ी लगती है फिर वो याद आ जाता है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पान खाना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। अच्छा है अगर आप ये तंबाकू वाला पान ना खाएं। हाँ। अगर आप ख़ास तरह से किसी पुराने लखनवी बुजुर्ग के हाथ से, जो आपको बड़ी शफकत के साथ पान पेश करता है, उसके साथ पान खाएं। आप यहाँ बाबू जी इनको ये खिलाइए एक सादा पान। अब हम इस वीडियो की और हिमांशु की ज़ुबान पे पान रखते हैं, यानी कि अब ये वीडियो से हम विदा लेते हैं। हमने आपको तरह तरह की चीज़ें दिखाई, खुद खाई, और कितनी बातें हमें सुनने को मिली, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोशन सर का शुक्रिया जिन्हें किसी काम से जाना पड़ा। तो ये लखनऊ है और ये चौक है जहाँ पे हम खड़े हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।